गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग और वेरी गुड मॉर्निंग ध्रुव, विजेंद्र, विवेक, राहुल, विजय, हर, पवन, अश्विन, प्रिया, पूजा, ज्योति, आराधना, निधि, दिव्या, दीपिका, खुशी, खुशबू, शुभेंदु, सरोज। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मधु, यश, रामश्रेय, पंकज, अश्विन, अवनीश, सरोज, विनय, रमन, निधि, विकास, अविनाश, ईशा। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई आप सभी के? गुड, एकदम फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार है। चलिए सही। तो हम लोगों ने रैंकिंग चैप्टर पढ़ना शुरू किया था और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि कल हम रैंकिंग को खत्म कर देंगे, बट कल हम रैंकिंग चैप्टर को खत्म नहीं कर पाए क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन हमने ऐड किए हुए हैं रैंकिंग में, है ना। रैंकिंग जब चैप्टर हमने शुरू किया है तो भाई इस टॉपिक में, है ना, रैंकिंग चैप्टर में हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके, 3। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं है। सारे क्वेश्चन बेटा एक ही कंसेप्ट पर आधारित है, एक ही कंसेप्ट पर, सेम कंसेप्ट है हर क्वेश्चन का कि जब हमें पर्सन की वैल्यू काउंट करनी होती है तो जो पर्सन की वैल्यू होती है तो जितनी भी डिस्टेंस हमारी हमें दिखेगी, आंसर हमेशा उससे एक कम होगा, ठीक है। बट अगर हमसे क्वेश्चन में रैंक पूछते हैं तो रैंक का मतलब सिंपल और सिंपल डिस्टेंस होता है। तो इस पूरे चैप्टर में सिर्फ यही 2 चीजें हमसे पूछी जाती हैं। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ यही 2 चीजें हमसे पूछी जाती हैं। या तो हमसे पर्सन की वैल्यू पूछते हैं या फिर हमसे रैंक पूछते हैं, है ना। अच्छा, पोजीशन इंटरचेंज, है ना। गुड मॉर्निंग सर, मैं आपका पक्का चेला हूं, आपके लिए जान भी दे सकता हूं। आपके लिए जान हाजिर है। नहीं भैया, हमें किसी की जान नहीं चाहिए। तुम अपनी जान अपने पास रखो, ठीक है। तुम अपनी जान से प्यार करो, हमें आपकी जान से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बस आप हमें सरकारी नौकरी दे दो, मतलब आप सरकारी नौकरी में सिलेक्शन ले लो, हमारे लिए इतना ही काफी है। हाँ हाँ जी। तो बेटा पर्सन की वैल्यू होगी डिस्टेंस -1 और रैंक होती है डिस्टेंस। अच्छा, इसमें जब पोजीशन इंटरचेंज करने का कंसेप्ट आपको पता होगा, पोजीशन इंटरचेंज करते हैं टोटल +1 में से घटाकर। पोजीशन इंटरचेंज हमेशा होती है टोटल +1 में से घटाकर, ये भी कंसेप्ट हमें पता है अलग से, ठीक है दोस्त जी। अच्छा, जब हम फिगर बनाते हैं तो फिगर बेटा हमेशा डिस्टेंस से ही बनता है। जब भी हम फिगर बनाने की कोशिश करते हैं तो फिगर में हम हमेशा क्या यूज करते हैं? डिस्टेंस यूज करते हैं। अगर गलती से पर्सन की वैल्यू दे रखी है तो पर्सन की वैल्यू से एक ज्यादा हमारी डिस्टेंस हो जाती है। भाई पर्सन की वैल्यू से एक ज्यादा डिस्टेंस, क्योंकि अगर हम देखें डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, पर्सन -1 जब इधर जाएगा तो पर्सन +1 हो जाएगी। तो जो फिगर्स में हमारी डिस्टेंस निकलती है वो पर्सन +1 हो जाती है, ये अगर पर्सन की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में तो, ठीक है। और 3 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है, 3 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, है ना, 3 लेक्चर, ठीक। हाँ जी, आज चौथा लेक्चर है और आज फाइनली ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आज फाइनली हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो भाई आज का जो 4th लेक्चर है, आज का जो चौथा लेक्चर है, ये वही बच्चा अटेंड करेगा जिस बच्चे ने पहले 3 लेक्चर्स को अटेंड किया है। अगर आपने पहले 3 लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं तो आज का लेक्चर बिल्कुल भी अटेंड मत करो, घर पे आराम करो। पहले आप फर्स्ट 3 लेक्चर्स को अटेंड करो, देन आफ्टर आज की क्लास आपको अटेंड करनी है, ठीक है। ऑनलाइन का देखो, ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसका कोई तोड़ नहीं है। ऑनलाइन में सबसे ज्यादा हमारी टाइम की बचत होती है, सबसे ज्यादा हमारी पैसे की बचत होती है ना, और सबसे ज्यादा कंटेंट हमें मिलता है, ठीक है। लेकिन एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है ऑनलाइन एजुकेशन का, वो आपके अंदर है। क्या? सिंसियरिटी, कि हमारे अंदर सिंसियरिटी नहीं होती। बस सिर्फ एक इतना सा ही ड्रॉबैक है, वो भी कमी बेटा आपके अंदर है। अगर आप सिंसियर हो जाओ ना ऑनलाइन एजुकेशन को लेके, है ना, अगर आप सिंसियर हो जाओ, ठीक है, तो फिर ये समझ लो कि तब आपको फील होगा कि आपको, मतलब ऐसा आपको फील होगा कि सर कुबेर का खजाना हमारे हाथ लग गया। मतलब फिर आप कहोगे सर ऑनलाइन इज द बेस्ट,
है ना। ऑफलाइन ऑफलाइन तो कुछ नहीं, ऑफलाइन तो समय की बर्बादी, है ना, ऑफलाइन पैसे की बर्बादी, और ऑफलाइन में कंटेंट भी इतना नहीं मिल पाता जितना हम यहाँ आपको देते हैं। तो इसलिए इसकी वैल्यू समझो, बस सिर्फ इतना ही इसका ड्रॉबैक है कि हम सिंसियर नहीं होते ऑनलाइन के प्रति। बस हम कभी 4 क्लास अटेंड कर लेते हैं, 2 क्लास गोला मार देते हैं, बीच में हमारी है ना किसी दोस्त का फोन आ जाता है तो वो भी अटेंड करना पड़ता है हमें। ठीक है, हम पे कंट्रोल भी नहीं होता, 2-4 बार तो वॉशरूम भी हो आते हैं हम बीच क्लास में। क्या ऑफलाइन क्लास में जब आप पढ़ते हो तो क्या किसी का फोन अटेंड करते हो? क्या आप वॉशरूम होने जाते हो 3-4 बार? या आप इधर उधर देखते हो, ताका झाकी करते हो, या टीवी देखते हुए पढ़ते हो? कभी पढ़ते हो टीवी देखते हुए ऑफलाइन क्लास में? नहीं ना। तो फिर ऑनलाइन को भी उतना ही सिंसियर लो, ऑनलाइन को भी उतना ही सिंसियरली से पढ़ो। ठीक है जी हाँ, तो फिर देखना इतना बेस्ट और इतना बेहतरीन रिजल्ट निकलेगा जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। समझ रहे हो? जी। हम्म। लोग आईएएस तक निकाल देते हैं यूट्यूब से पढ़ के। अरे यार, मैं कह तो रहा हूँ, ये यहाँ हम जो प्लेटफॉर्म, मतलब जो, मैं आपको बताता हूँ, चलो असली कहानी मैं बताता हूँ। जब मैं पैरामाउंट में था, शायद आपने नाम सुना होगा कभी, एक पैरामाउंट कोचिंग हुआ करती थी, है ना। कभी ऑफलाइन में सबसे जो नंबर 1 कोचिंग है वो पैरामाउंट हुआ करती थी, हालांकि आज तो पैरामाउंट खत्म है। तो पैरामाउंट एक कोचिंग थी जो 10 साल पहले बहुत टॉप कोचिंग थी ऑफलाइन में, वहां मैं पढ़ाता था। ठीक है, हाँ जी। और जब वहां हम पढ़ाते थे ऑफलाइन में, तो पता है हम कितना, हमें कितने आवर्स मिलते थे रीजनिंग को खत्म करने के लिए, और हम कितने घंटे में रीजनिंग खत्म करते थे। हालांकि पढ़ाते हम तब भी वही थे जो एग्जाम में आता था। ठीक है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आता। 42 से 45 घंटे हमें मिलते थे रीजनिंग को खत्म करने के लिए। 42 से 45 आवर्स, इतने घंटे में रीजनिंग खत्म होती थी। और तब भी इतने घंटे में, ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आएगा, पक्का एग्जाम में आएगा। ठीक है, हाँ जी। लेकिन अब आप देख रहे हो ऑनलाइन में हमारा कंटेंट कितना है, लगभग, मतलब जब 100 क्लासेस हो रही हैं और एक सवा घंटे की क्लासेस होती है, तो लगभग 125 घंटे अब आप ऑफ ऑनलाइन में पढ़ रहे हो। देख रहे हो कितना फर्क है? ऑफलाइन में ये कंटेंट था और ऑनलाइन में आपको ये वाला कंटेंट दिया जा रहा है, ये वाला कंटेंट। अच्छा, ऑफलाइन में ये जो कंटेंट दिया जाता था ना, इसमें 10 मिनट टीचर लेट भी आता है, 10 मिनट पहले भी क्लास छोड़ देता है, और 15 मिनट वो आपसे अपनी पर्सनल बातें भी करता है। ठीक है, ऑफलाइन में ये सब चलता भी है। ठीक है, ये नॉर्मल है। ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट टीचर का लेट आना, 5-10 मिनट पहले क्लास छोड़ देना, और 10 मिनट का बीच में ब्रेक भी होता है क्लास में। ठीक है, और 5-10 मिनट बच्चों से वार्तालाप भी होती है। उसमें 42-45 घंटे में रीजनिंग खत्म होती थी। और आज आप बिल्कुल सिंसियरली पढ़ते हो, एक आधी दिन ऐसा होता है जहां मैं आपको थोड़ी सी ज्ञान की बातें बताता हूँ, वरना हमारा पढ़ाई से मतलब होता है। और यहाँ 125 घंटे आपको कंटेंट मिल रहा है, तो समझ लो कितना जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन इसकी कदर करो, है ना। इसकी कदर आपको नहीं है। कदर इसलिए नहीं है क्योंकि फीस आपसे बहुत कम ली जा रही है, ना के बराबर। बस इसलिए आपको कदर नहीं है। अगर मेरे बैच की फीस अगर मैं आपसे 10,000 रुपये लूं, तो आपको कदर हो जाए। जैसे जो ऑफलाइन में जब हम पढ़ाते थे तो हमारी इतनी फीस थी, तो अगर वही फीस मैं आपसे लेने लगूंगा अभी, फिर आपको मेरी हमारी कदर हो जाएगी, फिर आप छोड़ के नहीं भागोगे क्लास, है। हाँ बेटा, 42 से 45 घंटे में सिलेबस इसलिए हो जाता था कि तब ना ऑफलाइन में इतने सारे एग्जाम्पल्स नहीं कराने पड़ते थे। वहां पर एक दो एग्जाम्पल्स कराए, कंसेप्ट खत्म, 2-3 एग्जाम्पल कराए, कंसेप्ट खत्म। अब क्या है, हम आपको ढेर सारे क्वेश्चंस कराते हैं, पहले इतने क्वेश्चंस नहीं कराए जाते थे। ठीक है जी। चलिए साहब, तो भैया वैल्यू समझ लो, देर हो जाए उससे पहले समझ लो कि ऑफलाइन ऑनलाइन में क्या फर्क है, और इस ऑनलाइन जो आपके हाथ पड़ा है इसको हम भुना सकते हैं। ठीक है। पैरामाउंट देखो, मैंने पैरामाउंट मुखर्जी नगर पढ़ाया है, जीटीवी नगर पढ़ाया, मतलब मुखर्जी नगर में तो पढ़ाते ही थे हम पैरामाउंट में। और दिल्ली की बात करें तो मुखर्जी नगर, उत्तम नगर, नोएडा, लक्ष्मी नगर, ये दिल्ली के सेंटर्स थे मेरे पैरामाउंट में। बाहर के सेंटर्स में मैंने सिर्फ और सिर्फ सोनीपत और पानीपत, जी सोनीपत और पानीपत बाहर के सेंटर्स में। बाकी मैं दिल्ली में ही पढ़ाता था। जी हाँ, पैरामाउंट पूरे भारत में था उस समय। चलिए साहब, आपकी बुक
बेटा करो करो, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन मिलेंगे, अभी तो शुरुआत है, टेंशन के ले रहे हो। हाँ, राकेश सर के ही साथ थे हम, राकेश सर भी उस समय पैरामाउंट में थे हमारे साथ, मतलब हम राकेश सर के साथ ही थे, एक साथ ही पढ़ाते थे, मैं, राकेश सर, गोपाल सर, अभिषेक सर, अरुण गौतम सर। चलिए, तो भैया बहुत बातें हो गई, इतनी नॉलेज तो तुमने इधर उधर की आज तक मैंने किसी बैच में भी नहीं दी। हाँ, इतने ज्ञान आपको आज तक मैंने किसी बैच में भी नहीं दिया जो आप लोगों ने अभी मुझसे ले लिया। चलिए, हालांकि ये आउट ऑफ कंटेंट था, इसीलिए हमें ये बताना पसंद नहीं होता, क्योंकि ये आउट ऑफ कंटेंट है, लेकिन कभी कभी आप लोगों को बतानी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी आपको नींद से जगाना पड़ता है, आप सोए हुए हो ना, तो नींद से जगाने के लिए ये सारी बातें भी बतानी जरूरी हो जाती है। हाँ जी। आदित्य सर ठीक तो हो गए भाई, अब तो क्लास ले रहे हैं आदित्य सर, अब क्या दिक्कत है? हैं? अब तो आदित्य सर क्लास ले रहे हैं। क्यों भाई? प्रैक्टिस बुक बेटा मैंने कहा था ना मंडे ट्यूसडे में आएगी प्रैक्टिस बुक। मैं अभी इसलिए पोस्ट नहीं कर रहा क्योंकि, हाँ, एक बार उसका काम हो जाए उसके बाद ही पोस्ट करेंगे, क्योंकि फिर पोस्ट करने के बाद ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, है ना, बहुत परेशान हो जाएंगे, फिर 2 दिन का भी वेट नहीं होगा, इसीलिए मैंने अभी पोस्ट नहीं डाला। पढ़ते हुए भूल जाते हैं, इसका तरीका है सिर्फ और सिर्फ हेल्दी डाइट, है ना, हेल्दी डाइट रखो अपनी, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, अच्छा अच्छा खाना खाओ, रेस्ट दो बॉडी को, ठीक है, तो फिर आपका दिमाग सही काम करेगा, चीजें याद रहेंगी। और रिवीजन और प्रैक्टिस, यही 2 चीज हैं जो हमें भूलने से बचा सकती हैं कंटेंट। रिवीजन और प्रैक्टिस, बस यही 2 चीजें हैं, ठीक है। हाँ जी, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे हमने? मेरे ख्याल से 35 क्वेश्चन बना लिए थे हमने। हाँ, 35 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ना, 35। चलिए, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। अब बेटा आज आपकी जो आंसर देने की स्पीड होनी चाहिए ना, वो फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी। आज आप लोगों के आंसर जल्दी आने चाहिए। 3 पर्सन पी क्यू आर स्टैंडिंग इन अ क्यू, भैया 3 लोग हैं, पी क्यू आर एक पंक्ति में खड़े हैं। देर आर 5 पर्सन बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में 5 लोग हैं, फटाफट से पी और क्यू के बीच में 5 लोग बैठाओ, है ना। एंड 8 अदर पर्सन बिटवीन क्यू एंड आर, और 8 अलग लोग बैठे हैं क्यू और आर के बीच में। इफ देयर आर 3 पर्सन अहेड ऑफ आर, यदि आर के आगे 3 लोग हैं, एंड 21% बिहाइंड पी, और पी के पीछे 21 लोग हैं, देन व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू। देखो, हमसे मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन का जिक्र हो रहा है, तो आप समझ लो जो भी केस होगा वो ओवरलैपिंग का केस होगा, क्योंकि मिनिमम 35 क्वेश्चन नहीं हुआ था। चलिए 35 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं, अगर 35 सॉल्व नहीं हुआ था तो। हाँ, इन अ रो बॉयज और गर्ल्स देर आर लेस देन 50 स्टूडेंट, लड़के और लड़कियों की एक पंक्ति में 50 से कम विद्यार्थी हैं। रवि का स्थान एक छोर से 26वां है। रवि एक छोर से 26वें स्थान पर बैठा है। रवि एक छोर से 26वें स्थान पर बैठा है। रवि का स्थान एक छोर से 26वां है, ठीक है, जबकि सीमा का स्थान दूसरे छोर से 22वां है। अच्छा, सीमा दूसरे छोर से 22 है, और 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी, है ना। सीमा दूसरे छोर से 22वें स्थान पर है, हम 2 पॉसिबिलिटी बना लेंगे। रवि बाईं ओर से 26वें स्थान पर है, और जो सीमा है वो दाईं ओर से 22वें स्थान पर है। सीमा दाईं ओर से 22वें स्थान पर है। यदि रवि और सीमा के बीच 19 विद्यार्थी हैं, भैया इनके बीच 19 विद्यार्थी हैं, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? अगर इनके बीच 19 विद्यार्थी हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 20। अगर इनके बीच में 19 विद्यार्थी हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 20, क्योंकि 20 की दूरी में ही तो 19 विद्यार्थी आएंगे। लेकिन ये वाली संभावना गलत हो गई है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बेटा 50 से कम है। यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो ग्रेटर देन 50 आ जाएगी, इसीलिए ये संभावना गलत है, ये सही है। तो बेटा 26 में से 20 घटाओ, कितने बचे? 6। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 22 और 6 28, और 28 की दूरी में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? 28 की दूरी में व्यक्तियों की संख्या 27 होगी, ठीक है, 27।
27। तो इसमें ओवरलैप वाला केस आएगा, ये वाला केस कंसिडर नहीं करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तीन व्यक्ति पी, क्यू और आर एक पंक्ति में खड़े हैं। पी और क्यू के बीच में पांच व्यक्ति हैं। भाई साहब, पी और क्यू के बीच में पांच व्यक्ति हैं, तो इसका मतलब समझ रहे हो, पी और क्यू के बीच में पांच व्यक्ति हैं। अगर पी और क्यू के बीच में पांच व्यक्ति हैं तो इनके बीच की दूरी 6 है। लेकिन दो पॉसिबिलिटी है बेटा, क्यू लेफ्ट में भी तो हो सकता है ना। पी और क्यू के बीच में पांच व्यक्ति हैं तो इनके बीच की दूरी 6 हो गई। 6 की दूरी में पांच व्यक्ति आ गए। ठीक है, हाँ जी, 6 की दूरी में पांच व्यक्ति आ गए। अच्छा, और 8 अन्य व्यक्ति क्यू और आर के बीच में है। क्यू और आर के बीच में एक्स्ट्रा 8 व्यक्ति हैं। तो क्यू और आर को मैं यहां नहीं बैठाऊंगा, आर को मैं यहां बैठाऊंगा, क्योंकि क्यू और आर के बीच में 8 अन्य व्यक्ति हैं, यानी कि इनके बीच की दूरी 9 हो गई। क्यू और आर के बीच में 8 अन्य अन्य व्यक्ति, यानी कि आर को यहां नहीं बैठा सकते, अलग से आएंगे वो व्यक्ति, तो इनके बीच की दूरी 9 हो गई, क्योंकि 9 की दूरी में ही तो 8 व्यक्ति आएंगे, है ना। हाँ जी, हाँ, उसके बाद प्रूडेंस कोचिंग में भी पढ़ाया था भाई। यदि आर से पहले तीन व्यक्ति हैं, यदि आर से पहले तीन व्यक्ति हैं, देखो आर से पहले, यहां पर आर से पहले बहुत सारे व्यक्ति हैं, ये संभावना गलत हो गई। आर से पहले तीन व्यक्ति हैं, इसका मतलब आर का आगे से चौथा स्थान है। आर से पहले अगर तीन व्यक्ति हैं, इसका मतलब आर का आगे से चौथा स्थान है। और पी के पीछे 21 व्यक्ति हैं। बेटा पीछे ये होगा, पी के पीछे 21 व्यक्ति हैं, यानी कि पी का पीछे से 22वां स्थान है। पी के पीछे अगर 21 व्यक्ति हैं तो पी का पीछे से 22वां स्थान है। खत्म कहानी। हाँ हाँ जी, ओके। हाँ हाँ बेटा, इसमें दोनों पॉसिबिलिटी कंसीडर कर ली ना हमने। हमने एक बार पी को क्यू के लेफ्ट में बैठाया, एक बार हमने पी को क्यू के राइट में बैठा दिया, बस दोनों पॉसिबिलिटी कंसीडर कर ली। बेटा क्यू और आर के बीच में 8 अन्य व्यक्ति थे, इसका मतलब क्यू और आर के बीच की दूरी 9 होगी। क्यू और आर के बीच की दूरी 9 होगी। बेटा पहले का मतलब ये होगा, ये होगा पहले आगे, इधर होगा बाद में पीछे, ये। अब बेटा टोटल डिस्टेंस निकालो। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 4 और 9 13, 13 और 6 19, 19 और 22 41, 41 की दूरी में। बेटा आज तो अब ये मत बोलो, क्योंकि अब 3 दिन आपको रैंकिंग पढ़ते हुए हो चुके हैं। अब रिपीट करने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि 3 दिन आपको ऑलरेडी रैंकिंग चैप्टर पढ़ते हुए हो चुके हैं। अब डाउट ये तो समझ लो, ये आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो रही है। ये तो आप लोगों की ना एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो रही है, एक्स्ट्रा, समझ रहे हो। हाँ जी, इसमें कैसे जानेंगे कि लेफ्ट से बैठाना है या राइट से? अबे यार तुम बिल्कुल ही गधे हो क्या, एक नंबर के। हैं, लड़के और लड़कियों की पंक्ति में 50 में से कम विद्यार्थी है। रवि का स्थान एक छोर से 26वां है, जबकि सीमा का दूसरे छोर से। अरे तो मेरे भाई, अच्छा तो एक छोर को कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल नंबर ऑफ पर्सन तो हमारे उतने ही निकलेंगे, है ना। एक छोर कोई भी मान लो, दूसरा छोर कोई भी मान लो, टोटल नंबर ऑफ पर्सन पे हमारा कोई फर्क नहीं आने वाला। टोटल नंबर ऑफ पर्सन पे हमारा कोई फर्क नहीं आने वाला, ठीक है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे आइए फटाक से। देयर आर 3 persons पी क्यू आर स्टैंडिंग इन अ रो। फिर से तीन व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। बेटा फिर से तीन व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। पी और क्यू के बीच में पांच व्यक्ति हैं। भैया पी और क्यू के बीच में पांच व्यक्ति हैं, तो पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी होगी? अगर पी और क्यू के बीच में पांच व्यक्ति हैं तो पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी होगी? 6, क्योंकि 6 की दूरी में ही पांच व्यक्ति आ सकते हैं। लेकिन दो संभावनाएं हैं, दो संभावनाएं हैं। क्यू को मैं यहां भी बना सकता हूं। पी और क्यू के बीच में पांच व्यक्ति हैं तो पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी होगी? 6 होगी। अगर पी और क्यू के बीच में पांच व्यक्ति हैं तो पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी होगी? 6 होगी, 6। पी और क्यू के बीच की दूरी 6। बैंक वालों के लिए प्रैक्टिस बुक, अरे वो तो इसी से कर ले, यही काफी है। इसके अंदर जो एक्सरसाइज दे रखी है वही मोर देन सफिशिएंट है बैंक वालों के लिए तो। हाँ लेकिन वो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस तो आपको यहाँ भी मिलने वाली है, यहाँ भी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस ढेर सारी है। लेकिन ये कंबाइंड प्रैक्टिस सेट आया है अकॉर्डिंग टू, हाँ, लेकिन बैंक का उस तरह से नहीं आया जो आप सोच रहे हो, है ना। एग्जाम वाली प्रैक्टिस नहीं आई जिसमें कंबाइंड क्वेश्चन दे रखे हैं जी।
आप बैंक की तो सिर्फ अभी चैप्टर वाइज ही कर सकते हो, कंबाइन नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ जी। तो पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं तो दो संभावनाएं बनेंगी, दोनों संभावनाओं को देख लो। ठीक है, दोनों संभावनाओं को देख लो। अच्छा, और 8 व्यक्ति क्यू और आर के बीच में है। अच्छा, हमें चाहिए पंक्ति में कम से कम व्यक्ति, कम से कम व्यक्ति चाहिए। अच्छा, क्यू और आर के बीच में 8 व्यक्ति हैं, तो मैं आर को यहां बैठाऊं तो कम से कम व्यक्ति होंगे, या फिर मैं आर को यहां बैठाऊं तो कम से कम व्यक्ति होंगे? सर, हमें आर को यहां बैठाना पड़ेगा, तो फिर कम से कम व्यक्ति होंगे पंक्ति में। और क्यू और आर के बीच में अगर 8 व्यक्ति हैं तो क्यू और आर की दूरी 9 होगी। बेटा 6 की दूरी तो ये है, तो 6 और 3 9, तो क्यू और आर के बीच की दूरी 9 होगी। बेटा मैं आर को कहां बैठाऊंगी पंक्ति में कम से कम व्यक्ति हैं? सर, आर को आप यहां बैठाओ। और क्यू और आर के बीच में 8 व्यक्ति हैं, तो क्यू और आर के बीच की दूरी 9 होगी। 9 की दूरी का मतलब है 6 की दूरी तो ऑलरेडी है, तो 6 और 3 9 की दूरी हो गई। यदि आर से पहले 3 व्यक्ति हैं, बेटा यहाँ पे आर से पहले तो बहुत सारे व्यक्ति हैं, ये संभावना गलत है। आर से पहले अगर 3 व्यक्ति हैं तो आर का आगे से चौथा स्थान है ना? और पी के पीछे 21 व्यक्ति हैं। बेटा पी के पीछे 21 व्यक्ति हैं, तो पी का जो पीछे से स्थान है वो 22वां स्थान है। तो 6 और 16, 16 और 6 22, तो पी का पीछे से 22वां स्थान है। तो ये फिगर बन गया, पी का पीछे से 22वां स्थान है ना? खत्म। अब आप आंसर दो। 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 16, 13 और 16 29। दूरी बेटा 29 की है तो परसेंट की वैल्यू कितनी होगी? दूरी अगर 29 की है तो परसेंट की वैल्यू कितनी होगी? है, परसेंट की वैल्यू कितनी होगी? 29 माइनस 1 28। पूछो पूछो भाई, क्या क्वेश्चन है ना? व्हाइट कवर वाली बुक, हाँ वो सब एग्जाम्स के लिए है, वो हर एग्जाम को कवर करती है व्हाइट कवर वाली बुक। दूसरी पॉसिबिलिटी रॉन्ग ऐसे हुई है कि आर के आगे बहुत सारे व्यक्ति हैं, सिर्फ आर के आगे 3 व्यक्ति बैठाने थे, यानी कि आर का आगे से चौथा स्थान होना चाहिए, जबकि यहाँ पे आर का आगे से जो स्थान है वो 4 से ज्यादा है, इसलिए ये संभावना गलत है, इसलिए ये संभावना गलत है। हाँ बेटा, मैंने कहा ना, पीछे से कह रहा है तो राइट से लेंगे, आगे से कह रहा है तो लेफ्ट से लेंगे। ये आगे है पंक्ति में और ये पीछे है पंक्ति में। ठीक है। हाँ जी, है ना? ये बाईं ओर और ये बाएं से है और ये दाएं से है। ठीक है। हाँ जी, ये पंक्ति का आगे है, ये पीछे है। ठीक है दोस्त। हम्म। चलिए नेक्स्ट। अब बेटा ये जो रैंकिंग वाले क्वेश्चन है, ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आ गए। इसको हम बोल सकते हैं टाइप 2। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे रैंकिंग के, वो एक ही कैटेगरी के थे। ये है रैंकिंग में दूसरी टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, ये है रैंकिंग में दूसरी टाइप के क्वेश्चन। हाँ जी, क्रिस्टल डायमंड क्लियर। ओके गुड। एक बच्चे ने कहा है, सर कम से कम व्यक्ति तो इस क्वेश्चन में भी पूछे गए थे, तब आर आर को आपने सर इधर नहीं बैठाया था, तब आर को आपने अलग क्यों बैठाया था? है ना बच्चा? मैंने इसलिए बैठाया था क्योंकि यहां पर क्यू और आर के बीच में ना 8 अन्य व्यक्ति हैं। 8 अन्य व्यक्ति, मतलब क्यू और आर के बीच में 8 अन्य व्यक्ति को मतलब समझ रहे हो, इनके इनसे अलग। तो क्यू और आर के बीच में इनसे अलग 8 व्यक्ति हैं, इनसे अलग, इसीलिए आर को इधर बैठाया गया था। ठीक है। हाँ जी, 8 अदर पर्सन इंग्लिश में पढ़ेंगे तो 8 अदर पर्सन, मतलब इनके अलावा 8 लोग बैठे हैं क्यू और आर के बीच में, जबकि यहां पे नहीं बोला, यहां पे बोला है 8 पर्सन। समझे? हाँ जी।
अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। रमन मदन से ज्यादा शक्तिशाली है। देखो एक चीज है, यहां पर ये वाला साइन हम ज्यादा के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। जिसकी तरफ मुंह खुला होगा वो चीज ज्यादा है, वो चीज बड़ी है। जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा है, जिसकी तरफ मुंह बंद है वो छोटा है। समझे बाबू, है ना? जिसकी तरफ मुंह बंद है वो छोटा है, जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा है। समझ रहे हो? हाँ जी, इस चीज का, ये सिंबल का यूज हमें करना है। हम्म। रमन मदन से ज्यादा शक्तिशाली है। अगर नाम नॉन में नहीं मिल रही, अगर ऑफलाइन तुम्हारे आसपास बुक नहीं मिल पा रही है तो तुम ऑनलाइन परचेस कर लो फ्लिपकार्ट से। जो रमन है वो मदन से ज्यादा शक्तिशाली है ना? जो रमन है वो मदन से ज्यादा शक्तिशाली है। तो रमन मदन से ज्यादा शक्तिशाली है। रमन इज ग्रेटर देन मदन, मतलब मुंह खुला होगा हमेशा ज्यादा वाले की तरफ, लेकिन गोपाल से जितना शक्तिशाली नहीं है। लेकिन जो रमन है वो गोपाल से कमजोर है, तो गोपाल रमन से भी ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है। श्रीपाल गोपाल से शक्तिशाली है। बेटा श्रीपाल गोपाल से भी ज्यादा शक्तिशाली, इधर बनाए। जो रमन था वो मदन से ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन जो रमन है वो गोपाल जितना नहीं है, तो गोपाल जो है वो रमन से भी ज्यादा है। और जो श्रीपाल है वो गोपाल से भी ज्यादा शक्तिशाली है। श्रीपाल गोपाल से ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन अमर जितना शक्तिशाली नहीं है। लेकिन श्रीपाल अमर जितना नहीं है, यानी कि श्रीपाल से भी ज्यादा कौन है? अमर, है ना? अमर तरुण से कमजोर है। अच्छा जी, फिर गड़बड़ हो गई। फिर हमें शुरू से बनाना पड़ेगा। यहां से शुरू करते हैं हम। रमन मदन से ज्यादा शक्तिशाली है, तो बेटा जो रमन है वो मदन से ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन गोपाल जितना शक्तिशाली नहीं है, यानी कि गोपाल जितना नहीं है, यानी कि गोपाल इससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। अच्छा, श्रीपाल गोपाल से शक्तिशाली है। गोपाल से भी शक्तिशाली कौन है? श्रीपाल। लेकिन अमर जितना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन ये अमर जितना नहीं है, यानी कि अमर इससे भी ज्यादा है। अमर तरुण से कमजोर है। भैया ये किससे कमजोर है? अमर तरुण से कमजोर है। ये तरुण से कमजोर है अमर, लेकिन वरुण जितना कमजोर नहीं है। अमर जो है वो तरुण से तो कमजोर है, अमर तरुण से कमजोर है, लेकिन वरुण जितना कमजोर नहीं है। मतलब ये वरुण से ज्यादा शक्तिशाली है। मतलब ये वरुण से ज्यादा शक्तिशाली है। तो सबसे शक्तिशाली कौन है? तो सबसे शक्तिशाली कौन है बेटा? ऑप्शंस के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमेशा। इस क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करना, ऑप्शन से। ठीक है बेटा। मदन तो पीछे है, सबसे शक्तिशाली कैसे हो सकता है? अमर, अमर भी पीछे है, तो सबसे शक्तिशाली कैसे हो सकता है? तरुण, बेटा तरुण, तरुण बच गया, तरुण सबसे आगे है। वरुण, बेटा वरुण अमर से पीछे है। ये श्रीपाल, श्रीपाल अमर से भी पीछे है। तो भैया तरुण सबसे ज्यादा शक्तिशाली है ना? कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है? तरुण सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ जी, सीधा सीधा नहीं बोल रहे, तरुण पहलवान है। हाँ जी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये ऐसे होते हैं, ये रैंकिंग का सेकंड टाइप है। इसको रैंकिंग का हम दूसरा टाइप बोल सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, पहले टाइप के क्वेश्चन में तो वही चीज पूछते हैं, रैंक और पर्सन की वैल्यू। लेकिन दूसरे टाइप के क्वेश्चन में हम कंपैरिजन करते हैं लोगों का। हाँ बेटा, पजल में भी आता है। पजल जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहां हम इसको अलग से पढ़ेंगे, पजल चैप्टर के अंदर। ठीक है। पजल के अंदर भी हम इसको पढ़ेंगे, रैंकिंग को। जब ए बी सी डी ई और उनके बीच के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो ए ऊपर से तीसरा बन जाता है। देखो कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है। जब ए बी सी डी ई को उनके वजन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो ए ऊपर से तीसरा बन जाता है। ऊपर से तीसरा कौन है? ऊपर से तीसरा ए है। ए ऊपर से तीसरा बन जाता है। डी और ए के बीच में ई है।
देखो डी और ए के बीच में ई है, तो दो संभावना यहाँ पे बनेंगी, दोनों संभावनाओं को बना लो। यहाँ पे दो संभावनाएं बनेंगी, दोनों संभावनाओं को बना लो। कौन कौन सी दो संभावनाएं बनेंगी? देखो तीसरे स्थान पर ए है, तीसरे स्थान पर ए है। अच्छा डी और ए के बीच में ई है, डी और ए के बीच में ई है, तो डी को मैं यहां बना सकता हूं, डी और ए के बीच में ई है। डी को मैं यहां बना सकता हूं, डी और ए के बीच में ई है। तो दोनों ही संभावनाएं मैंने बना ली। और सी व डी सबसे ऊपरी स्थान पर नहीं है। अगर सी व डी सबसे ऊपरी स्थान पर नहीं है, सी व डी है ना, सी एंड डी आर नॉट एट टॉप, सी सबसे टॉप पे नहीं है तो सी यहां आ जाएगा, सी सबसे टॉप पे नहीं है तो सी यहां आ जाएगा। बेटा सी और डी सबसे टॉप पे नहीं है, इसका मतलब ये वाली संभावना गलत हो गई। और बचा कौन? बी, और ये हमारी संभावना सही हो गई। तो इनमें से कौन दूसरे स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर सी है। दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर सी है ना, दूसरे स्थान पर सी है। तो ये कॉमन सेंस बेस्ड पे हम बोल सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस है ना रैंकिंग के, दूसरा टाइप जो है वो कॉमन सेंस है। वो क्या है? वो कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस। ठीक है, हाँ जी। वाई आर यू नॉट टीचिंग ऑफलाइन? अरे भैया सरकार अगर 1000 छात्रों को बैठाने की परमिशन दे देगी तो हम भी ऑफलाइन पढ़ाना शुरू कर देंगे। अभी परमिशन नहीं है ना 500,000 स्टूडेंट को बैठाने के लिए, इस रीजन से नहीं ला रहे ऑफलाइन। रीता स्टैंड थर्ड इन अ रो ऑफ 20 स्टूडेंट्स। 20 विद्यार्थियों की पंक्ति में रीता का स्थान तीसरा है। भैया 20 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रीता का स्थान तीसरा है, रीता ऊपर से तीसरे स्थान पर आती है 20 छात्रों की पंक्ति में। जब उन्हें ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है ना, आरोही मतलब व्हाट, असेंडिंग ऑर्डर, ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो 5 नए विद्यार्थी, 5, अच्छा ये तो 20 विद्यार्थियों की पंक्ति में रीता का स्थान तीसरा है जब उन्हें ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि रीता ऊपर से तीसरे स्थान पर है इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से, इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से। ठीक है, ऊंचाई यानी कि ऊंचाई की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा नंबर 1, सबसे छोटा नंबर 2, सबसे छोटा नंबर 3, तो नंबर 3 पे रीता है। ये बढ़ता हुआ क्रम है, बढ़ता हुआ ऊंचाई का। ठीक है, हाँ जी। 5 नए विद्यार्थी समूह में शामिल हो जाते हैं, 5 नए विद्यार्थी समूह में शामिल हो जाते हैं, 5 नए विद्यार्थी समूह में शामिल हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे टोटल कितने थे? 20। 5 नए विद्यार्थी शामिल हो गए तो टोटल कितने हो गए? 25, जो कि सभी रीता से लंबे हैं। अच्छा सारे की सारी रीता से लंबे हैं तो रीता तभी भी तीसरे स्थान पे रहेगी, है ना, अगर रीता से सारे लंबे हैं, क्योंकि लंबे वाले इधर हैं, छोटे, ये छोटे से बढ़ता हुआ क्रम है, तो रीता तभी भी। अब रीता का नया स्थान क्या होगा? यदि सभी विद्यार्थियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, है, व्हाट विल बी रीता's पोजीशन इफ स्टूडेंट आर नाउ अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट? तो हमसे सिंपल सी बात यह है कि रीता का नीचे से स्थान पूछा है, रीता का नीचे से स्थान पूछा है, तो सिंपल सी बात यह है कि रीता बढ़ते हुए क्रम में ऊपर से तीसरी है, यानी कि ये सबसे छोटा, सबसे उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, बढ़ता हुआ क्रम नीचे है। ठीक है, तो हमने 5 विद्यार्थी और जोड़े, लेकिन सारे के सारे रीता से लंबे थे। अब जब सारे रीता से लंबे हैं तो वो सब इधर की साइड बैठे होंगे, तो रीता तभी भी तीसरे स्थान पे रहेगी नीचे से, समझ रहे हो? हाँ जी। तो हमसे रीता का यहाँ से स्थान पूछा है, तो 26 माइनस का 3 कर दो, 26 माइनस का 3 23, तो रीता कितने स्थान पर आ जाएगी? 23वें स्थान पर आ जाएगी। ठीक है, अरे ऑनलाइन पढ़ाई क्यों नहीं होगी बेटा? हमने करियरविल ऑनलाइन शुरू कर दिया था जब ऑफलाइन पढ़ाया जाता था, समझे? हम ऑनलाइन को तभी ले आए थे, हैं, जब ऑफलाइन पढ़ाया जाता था। हैं, ऐसा नहीं कि हम ऑनलाइन तब पढ़ाना शुरू किया, कोविड आ गया इसलिए हमने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। हमने ऑनलाइन तब पढ़ाना शुरू किया था जब कोविड था भी नहीं, समझ रहे हो? तो हम एक क्रांति लेके आए ऑनलाइन एजुकेशन में, समझ रहे हो? हाँ जी। कोविड आने के बाद हमने ऑनलाइन शुरू नहीं किया, हमारी कोई मजबूरी नहीं थी ऑनलाइन शुरू करना, हम चाहते थे ऑनलाइन शुरू हो, हम कोविड से पहले से ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, समझ रहे हो? हाँ जी।
क्यों? क्योंकि इसके फायदे भी मैंने जब क्लास शुरू हुई थी तो आपको बताए थे ऑनलाइन के कितने फायदे हैं। ठीक है, बस थोड़ा सिंसियरिटी हमें अपने अंदर लाने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट टू क्वेश्चन का आंसर दो फटाक से। 41 42। हाँ जी, अजीत इज द फादर, सॉरी अतीत, ये क्या, अजीत इज फैटर देन रंजीत। अजीत इज फैटर देन रंजीत। अजीत रंजीत से मोटा है। नाम भी जानबूझ के ऐसे रखते था कि आदमी कंफ्यूज रहे। अजीत रंजीत से मोटा है, जो कि भूसड़ से पतला है। जो कि वर्ड किसके लिए है? रंजीत के लिए। रंजीत भूसड़ से पतला है, यानी कि जो भूसड़ है ना, वो भी रंजीत से मोटा है। क्योंकि रंजीत भूसड़ से पतला है और अजीत रंजीत से मोटा है, इसका मतलब भूसड़ भी रंजीत से मोटा है क्योंकि रंजीत भूसड़ से पतला है। मोहन अजीत से पतला है। अजीत से पतला मोहन है, यानी कि जो अजीत है वो मोहन से मोटा है। मोहन पतला है या अजीत मोटा है, बात एक ही है, लेकिन भूसड़ से मोटा है। लेकिन जो मोहन है ना, वो भूसड़ से मोटा है। मोहन जो है वो भूसड़ से मोटा है। और भूसड़ किससे मोटा है? रंजीत से। भूसड़ किससे मोटा है? रंजीत से। भूसड़ से मोटा। दो अन्य व्यक्ति अजीत से मोटे हैं। बेटा अजीत से मोटे दो अन्य व्यक्ति हैं, दो अन्य व्यक्ति अजीत से मोटे हैं। तो सबसे पतला कौन है भाई? सबसे पतला कौन है? रंजीत। सबसे पतला कौन है? सबसे पतला है रंजीत। ठीक है, हाँ जी। सबसे पतला कौन है? रंजीत। इफ अंजू इज टॉलर देन रोहिणी। अंजू जो है ना, अंजू किससे लंबी है? अंजू रोहिणी से लंबी है। अंजू रोहिणी से लंबी है। अंजू रोहिणी से लंबी है, लेकिन मंजू से छोटी है। लेकिन जो अंजू है वो मंजू से छोटी है, तो मंजू से छोटी है अंजू। और रोहिणी उतनी ही लंबी है जितनी सरायु। रोहिणी और सरायु दोनों एक बराबर हैं, ठीक है, लेकिन शुभांगी से लंबी है। लेकिन ये शुभांगी से लंबी है, लेकिन ये शुभांगी से लंबी है, तो सरायु है। तो सरायु कौन है? टॉलर देन मंजू। सरायु मंजू से टॉलर है? नहीं। सरायु मंजू से टॉलर है? नहीं। शॉर्टर देन अंजू। अंजू से शॉर्टर देन, हाँ अंजू से शॉर्टर देन है। एज टॉल एज अंजू। अंजू के बराबर है? नहीं। शॉर्टर देन शुभांगी। शुभांगी से शॉर्टर देन है? नहीं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो कि मतलब हु वर्ड ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। बेटा जो की वर्ड होता है ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाँ जी। अलग अलग मोटाई की 5 किताबें हैं। ए सी से मोटी है और बी डी से मोटी है। ई बी जितनी मोटी नहीं है। ई जो है वो बी जितनी मोटी नहीं है। ई जो है वो बी जितनी मोटी नहीं है, यानी कि बी से पतली है। ठीक है, ई बी जितनी मोटी नहीं है लेकिन सी से मोटी है। लेकिन जो ई है वो सी से मोटी है। डी सी जितनी मोटी नहीं है। डी सी जितनी मोटी नहीं है, यानी कि जो डी है वो सी से पतली है। तो इनमें से कौन सी किताब सबसे पतली है? भाई सबसे पतली सी तो नहीं हो सकती क्योंकि सी से पतली डी है। सबसे पतली बी नहीं हो सकती क्योंकि बी से पतली डी है। सबसे पतली ई नहीं हो सकती क्योंकि ई से पतली सी है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
समझ रहे हो? हाँ जी। अबे यार मैट्रिक्स कौन सा, कौन सी मैट्रिक्स की बात कर रहे हो? बीओडी में तो 3 क्लास है, कौन सी है मैट्रिक्स की बेटा बीओडी में 3 क्लास? कौन से मैट्रिक्स टॉपिक की बात कर रहे हो तुम? मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर तो चैप्टर हम अलग से पढ़ते हैं। या फिर वो लेटर्स वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो जिस मैट्रिक्स में हम लेटर्स को फिल करते हैं, तो हमसे किसी पर्टिकुलर वर्ड की कोडिंग पूछी जाती है? बता, वो तो वनडे टॉपिक है। वीओडी सेक्शन में भी वनडे टॉपिक होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। या तुम कोई और बात कर रहे हो किसी और टॉपिक की? ये बताओ किस टॉपिक की बात कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ जी। ए बी सी डी ई में ए बी से लंबा है, ए बी से लंबा है, तो भाई ए को बी से लंबा बना दो, ए को बी से लंबा बना दो। लेकिन सी से छोटा है, लेकिन जो ए है वो सी से छोटा है। बी केवल ई से लंबा है, बी केवल और केवल एक व्यक्ति से लंबा है ई से, यानी कि बी बाकी सबसे छोटा है। सी सबसे ज्यादा लंबा नहीं है, सी सबसे ज्यादा लंबा नहीं है, सी से लंबा भी कोई है। यदि सबको उनकी ऊंचाई के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो ठीक बीच में कौन आएगा? बेटा यहाँ पे बचा कौन? ए बी सी डी बचा डी। तो ठीक बीच में कौन आएगा? ठीक बीच में आएगा ए। ठीक बीच में कौन आएगा? ए आएगा। नहीं बेटा, वो चैप्टर अलग है इनइक्वलिटी का, जहां पर ये सिंबल यूज होते हैं वो चैप्टर अलग है। राज्य बी राज्य सी से बेहतर है। बी किससे बेहतर है? बी सी से बेहतर है। लेकिन राज्य ए जितना अच्छा नहीं है। जो बी है वो सी से तो बेहतर है, लेकिन बी ए जितना नहीं है। ए जितना नहीं है यानी कि ए और बेहतर है। ठीक है, जो कि राज्य ई से ज्यादा खराब है, और जो ए है वो ई से खराब है। ए ई से खराब है। राज्य जी राज्य ई जितना अच्छा नहीं है। भाई जो ई जितना अच्छा नहीं है तो ई से खराब कौन है? जी। ई से खराब कौन है? जी। और राज्य ए जितना खराब नहीं है ना? लेकिन ये ए जितना खराब नहीं है, इसका मतलब ये ए से अच्छा है। ये ए से अच्छा है। तो राज्य जी से कितने राज्य बेहतर है? राज्य जी से कितने राज्य बेहतर है? बेटा जी से सिर्फ एक ही राज्य है जो बेहतर है। जी से सिर्फ एक ही, नहीं 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 नहीं, और कोई भी बचा? ए बी सी डी ई कितने राज्य थे यहाँ पे? हैं? यहाँ पे टोटल राज्य कितने थे? स्टेट बी, अच्छा यहाँ पे ये तो बताया नहीं गया ना ए बी सी डी ई। यहाँ पे जरूरी थोड़ी है कि डी भी हो या एफ भी हो। यहाँ पे डी और एफ का होना जरूरी नहीं है, इसीलिए सिर्फ दी गई इंफॉर्मेशन से ही हम बताएंगे कि जी से बेहतर सिर्फ एक ही है। अपनी मर्जी से हम यहाँ पे डी और एफ का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं गया। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो, वरना आप कहोगे सर आप हमें तो करने नहीं दे रहे आज क्वेश्चन सॉल्व। हाँ।
हाँ जी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। MNOPQ में N केवल P से लंबा है। अच्छा, अब आप एक चीज याद रखो, यहां पर 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5। अब हम एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से अरेंज करते हैं कि ये तो सबसे छोटा है, सबसे छोटा, और ये सबसे लंबा है। हम इस तरीके से अरेंज करते हैं, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है हाइट का। ठीक है, तो पहला पॉइंट ध्यान से पढ़ो बेटा, एन केवल पी से लंबा है। जो एन है ना, वो केवल पी से लंबा है, यानी कि एन केवल एक व्यक्ति से लंबा है पी से। एन केवल एक व्यक्ति से लंबा है पी से, यानी कि बाकी सबसे छोटा है। ओ दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति है, तो दूसरा ये रहा, ओ दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति है। तो उनमें से सबसे लंबा कौन है, यह निश्चित करने के लिए कौन से कथन या कथन के आंकड़ों पर्याप्त हैं, ये बताओ। कौन से कथन के आंकड़े पर्याप्त हैं, इनमें से सबसे लंबा कौन है, यह सुनिश्चित करने के लिए, है ना। क्या ओनली फोर्थ, क्या केवल चौथा कथन पर्याप्त है, जरा चेक करके बताओ। O इज टॉलर देन बोथ M एंड N। बेटा O M और N दोनों से लंबा है, यानी कि अगर O M और N दोनों से लंबा है तो M डेफिनेटली यहां आएगा। तो सबसे लंबा कौन है, Q, यानी कि चौथे कथन से हमें पता लग सकता है कि सबसे लंबा Q है। समझ में आई? तो D ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, C ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। क्योंकि ऑप्शन बी में भी ये दे रखा है ईदर टू अलोन। तो बेटा हम दूसरा स्टेटमेंट और यूज करके देखते हैं। दूसरा, चौथे से तो आंसर आ गया, अब दूसरे से चेक करके देखते हैं। दूसरे से पता लगेगा सबसे लंबा कौन है। एम यद्यपि एन से तो लंबा है भाई, एन से तो लंबा है एम, लेकिन क्यू जितना लंबा नहीं है, यानी कि एम यहां आएगा, क्यू यहां आएगा। तो इसका मतलब केवल दूसरा या केवल चौथा, इन दोनों कथनों, मतलब या तो केवल दूसरा ले लो अकेला कथन, या केवल अकेला कथन चौथा ले लो, इनमें से कोई भी ले लो और हमें पता चल जाएगा कि सबसे लंबा क्यू है। हमें पता चल जाएगा कि सबसे लंबा कौन है बेटा। कोई भी कथन हम यूज कर सकते हैं, अकेला दूसरा या अकेला चौथा, हम कोई भी। बेटा सी इसीलिए एलिमिनेट कर दिया क्योंकि जब केवल अकेले चौथे से हमें आंसर पता लग रहा है तो फिर 2, 1 और 3 इसकी जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे चौथा तो नहीं है ना, इसीलिए। अच्छा, ये भी इसीलिए एलिमिनेट कर दिया क्योंकि चौथे के साथ तीसरे की जरूरत नहीं है, अकेले चौथे से आंसर आ रहा है। इस रीजन से दो ऑप्शन बचते थे हमारे पास, ए और बी। तो हमने सिर्फ वही दो ऑप्शन चेक किए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ठीक है, टुगेदर चेक नहीं करेंगे ना, जब अकेले आंसर दे रहा है तो फिर टुगेदर वाला ऑप्शन क्यों चूज करेंगे। जब अकेला चौथा कथन आंसर दे रहा है तो टुगेदर वाला ऑप्शन चूज नहीं करेंगे, समझे बाबू। इसीलिए यहाँ पे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। जब अकेले चौथे से आंसर आ गया तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन हमें वो ऑप्शन छांटना है जिसमें अकेला चौथा कथन दे रखा हो, और अकेला चौथा कथन दो ऑप्शन में था, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ये दो ऑप्शन थे जिसमें अकेला चौथा कथन दे रखा है, इसीलिए हमने सिर्फ इन दोनों ऑप्शन को ही चेक किया और बाकी के दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए क्योंकि इन दोनों ऑप्शन में अकेला चौथा कथन नहीं आ रहा। हम्म तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। हालांकि ओनली फोर्थ से भी आंसर आ रहा है लेकिन हम इसको ऑप्शन चूज नहीं कर सकते, ये बेस्ट ऑप्शन लेंगे क्योंकि चौथे से भी आ रहा है और दूसरे से भी आ रहा है। पी क्यू आर एस टी में क्यू केवल टी से, देखो फिर से केवल टी से लंबा है, इसका मतलब ये वाली अरेंजमेंट बनाओ, और ये सबसे छोटा और ऊपर सबसे लंबा। तो जो क्यू है ना, केवल टी से छोटा है। बेटा क्यू केवल टी से छोटा है, इसका मतलब समझते हो कि क्यू केवल एक व्यक्ति से छोटा है टी से। तो क्यू केवल एक व्यक्ति से छोटा है टी से, बाकी सबसे लंबा है। क्यू बाकी सबसे लंबा है, क्यू बाकी सबसे लंबा, यानी क्यू नंबर 2 पे आ गया। ठीक है, और पी केवल एस से लंबा है। अच्छा, पी केवल एस से लंबा है तो पी चौथे नंबर पे आएगा। पी केवल एक व्यक्ति एस से लंबा है, पी केवल एक व्यक्ति एस से लंबा है, बचा कौन, आर। बचा कौन, आर। यदि इन सबको
है ना। हु विल बी थर्ड व्हेन दे आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज्ड है, तो थर्ड प्लेस पे कौन है, थर्ड प्लेस पे आर है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही तो है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट, हम्म, 6 दोस्त हैं, एल एम एन पी क्यू आर एस, प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। एन क्यू और पी से लंबा है लेकिन एम से छोटा है। इसमें तो ये तो नहीं दे रखा, तो इसको ऐसे बनाओ बेटा, एन जो है वो क्यू और पी दोनों से लंबा है लेकिन एम से छोटा है, लेकिन ये एम से छोटा है। पी केवल क्यू से लंबा है, तो 1 2 3 4 5 6। हाँ, पी केवल क्यू से लंबा है, पी केवल क्यू से लंबा है, तो पी केवल क्यू से लंबा है तो क्यू का नंबर 6 होगा, पी का नंबर 5 होगा। पी केवल एक व्यक्ति से लंबा है क्यू से, ठीक है। जबकि एस केवल एल से छोटा है। बेटा जो एस है केवल एल से छोटा है, तो एल यहां आएगा, एस यहां आएगा। जो एस है वो केवल एल से छोटा है, बाकी सबसे लंबा है, ठीक है। ओके, तो बेटा एम और एन में हमें पता है एम बड़ा है एन छोटा है, एम बड़ा है एन छोटा है, तो ये हमारी अरेंजमेंट फिक्स हो गई, है ना। कौन सा युग्म सबसे लंबे और सबसे छोटे व्यक्ति को दर्शाता है, सबसे लंबे और छोटे सबसे छोटे व्यक्ति को। ऑप्शन बी एल क्यू, ऑप्शन बी एल क्यू, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट। आज बेटा सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं बेटा, फटाफट फटाफट आंसर देना है। पी क्यू टी ए और बी में प्रत्येक की अलग अलग ऊंचाई है, 1 2 3 4 5। बेटा आप ये वाला भी सीक्वेंस लिख लिया करो और आप ग्रेटर भी बनाया करो, दोनों से बनाया करो। प्रत्येक की अलग अलग ऊंचाई है। टी पी और बी से लंबा है, तो बेटा टी किस किस से लंबा है, पी और बी से, पी और बी से लंबा टी है। लेकिन ए और क्यू से छोटा है, लेकिन जो टी है वो किस किस से छोटा है, ए और क्यू से। अब आप बताओ टी का नंबर कितना आएगा। टी दो व्यक्ति से लंबा है, दो व्यक्ति से छोटा है, तो टी का नंबर 3 आ गया। टी दो व्यक्ति से लंबा है पी और बी से, और टी दो व्यक्ति से छोटा है ए और क्यू से, है ना। लेकिन ए और क्यू से छोटा, पी सबसे छोटा नहीं है। देखो अगर पी सबसे छोटा नहीं है तो डेफिनेटली पी और बी ऐसे आएंगे, पी सबसे छोटा नहीं है तो पी और बी ऐसे आएंगे। तो इनमें से कौन सबसे लंबा है, डेटा इन एडुकेट, डेटा इन एडुकेट, क्योंकि सबसे लंबा बेटा ए और क्यू में से कोई भी हो सकता है। सबसे लंबा ए और क्यू में से, सबसे लंबा ए और क्यू में से कोई भी हो सकता है, सबसे लंबा ए और क्यू में से कोई भी हो सकता है। समझे बाबू, है ना। हम्म, और फाइनली हो गई है इस चैप्टर की सेवा समाप्त। अब हमने हर टाइप के क्वेश्चन बना लिए। रैंकिंग में 2 ही टाइप होती हैं, मेनली हमारी फर्स्ट टाइप थी, ये जो सेकंड टाइप है ये तो एकदम जनरल है, ये तो कॉमन सेंस है, इसमें कोई ना तो फॉर्मूला है ना कोई इसकी ट्रिक है ना कोई अप्रोच है, बस नॉर्मली अप्रोच यही है कि आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। रैंकिंग का दूसरा टाइप जो कंपैरिजन है वो इस मेथड से आप डील कर सकते हो। हालांकि जब आप पजल चैप्टर पढ़ोगे वहां पर भी आप इन क्वेश्चंस को डील करोगे, वहां पर भी आप इन क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करोगे, ठीक है। हाँ जी, तो जो मेन है हमारी, जो मेन है वो कौन सी है, मेन हमारी बेटा टाइप 1 कैटेगरी थी, ठीक है। हाँ जी, चलिए, तो फाइनली ये चैप्टर खत्म हो चुका है, इस चैप्टर की सेवा समाप्त हो चुकी है, ठीक है। बहुत दिन हो गए इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते, इतना दिन नहीं पढ़ना चाहिए। ऑफलाइन में तो 1.5 घंटे में ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। हाँ जी, और हमने 4 दिन लगा दिए इस चैप्टर को खत्म करने में। चलिए कोई बात नहीं, कुल मिलाकर आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ आनी चाहिए। बेटा प्रैक्टिस इसकी अगर आपको करनी है तो पहले ये 49 क्वेश्चन, जो 49 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए ना, पहले आप इन 49 क्वेश्चन का दोबारा से रिवीजन करोगे, आप इन 49 क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करोगे, तब आप अलग से कहीं से भी प्रैक्टिस करो, है ना। हाँ जी, पहले आप इन 49 क्वेश्चंस का दोबारा रिवीजन करो, दोबारा इनकी प्रैक्टिस करो,
है ना, और बहुत स्पीड के साथ आपके आंसर्स आने चाहिए। मतलब ये 49 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए आपके बेटा 20 मिनट में, ये 49 क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए 20 से 25 मिनट में। जब आप घर पे इन क्वेश्चंस को डील करो तो 20 से 25 मिनट में ये 49 क्वेश्चन आप दोबारा से सॉल्व करो, तब जाके आप अलग से कहीं और प्रैक्टिस करना इस टॉपिक की। ठीक है, हाँ जी, हाँ शाम को प्रैक्टिस क्लास होगी 5 बजे। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज आप अपने फोन का डेटा सेव कर लो। ठीक है, मुलाकात करते हैं। हाँ जी, शाम को मैं बताता हूँ भैया, शाम को भैया 5 बजे मुलाकात होगी। शाम को हमारी, अभी इवेंट नहीं बना, लेट मी चेक। इवेंट अभी नहीं बना है, अभी बन जाएगा इवेंट। हाँ इवेंट बेटा 12 1 2 बजे तक तो इवेंट आ ही जाता है ना, तो 1 2 बजे तक इवेंट आ जाएगा, परेशान मत हो आप लोग। ठीक है, चलिए, तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट, गुड बाय, लव यू। मंडे को, अबे कल तो, आज थर्सडे ही तो है, अभी कहाँ से वीकेंड आ गया। मंडे को थोड़ी मुलाकात करेंगे, अभी तो कल मुलाकात करेंगे फ्राइडे को। हाँ, चलिए, हैंडशेक वाले क्वेश्चन नहीं है भाई, हैंडशेक वाले क्वेश्चन तो मैथ्स का पार्ट है, जिसमें आप वो वाले क्वेश्चन भी पढ़ोगे, सर पैर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, हैंडशेक तो कॉम्बिनेशन का पार्ट है। ठीक है, चलिए, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल, लव यू, गुड बाय।